जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ गया हूं जी के जीएस की। और आज की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं अब SSC CGL 2025 एग्जाम के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जी के जीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं SSC CGL में पिछले सालों में, चाहे 2024 की बात करें, 23 की बात करें, 22 की बात करें, जितने भी एग्जाम हुए उन सबको हम यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं जी के जीएस के उनको यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि जो एग्ज़ाम है तो इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा, और जो इसकी नोटिफिकेशन है SSC CGL 2025 की, ये 27 मई को आ जाएगी। यानी अप्रैल अभी चल रहा है और अप्रैल के बाद मई के लास्ट में जो है इसकी जो है तो ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और फिर इसके 2 या 3 महीने बाद जो है एग्ज़ाम भी होना है, क्योंकि आप सभी को पता है SSC ने इसका पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया। तो चलिए, हमारे पास अब टाइम ज़्यादा नहीं है, तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस खत्म होगा, उसके बाद हम आपके लिए और अच्छी नई सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? तो लता मंगेशकर एक गायिका थी जिनकी जो है तो मृत्यु हो गई है अभी के हाल फिलहाल में। लेकिन अब यह पूछा गया है कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था 2001 में। अगर हम बात करें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो इनको जो है तो ये पुरस्कार मिला था 1993 में इनको दिया गया था। 1993 में ये पुरस्कार मिला था। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1999 में, 1999 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म के लिए दिया जाता था, ये कब मिला था? तो इनको मिला था 1989 में और 2001 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2001 में इनको जो है तो ये कौन सा भारत रत्न दिया गया था। हम बात करते हैं थोड़ी भारत रत्न की। तो भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। कब? 1954 में हुई थी। और ये जो है तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न जो है सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। कितने? 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन है? एक है CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन हो गए। एक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी C राजगोपालाचारी। और एक मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इन 3 लोगों को जो है तो भारत रत्न पहली बार दिया गया था जब ये 1954 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ तो आप इनको नोट भी करेंगे और फिर उसके बाद रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन जो है तो ये आगे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जो है जिसको BR अम्बेडकर, जो कि भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने इसको हृदय और आत्मा कहा, यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। हार्ट एंड सोल यानी हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को किसने? BR अम्बेडकर ने। और जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है तो ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो है ये रिट जारी कर सकता है। तो इसी की तरह कौन सा अनुच्छेद है जो कि रिट अधिकारिता से संबंधित है? अनुच्छेद 227, 28, 225 या 226? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है तो ये हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया था, तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने जो है तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, महात्मा गांधी के
राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु हैं ये, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? 1905 में पुणे में इन्होंने की थी। इसके अलावा इन्होंने हितवाद एंड सुधारक, हितवाद और सुधारक ये पत्रिकाएं चलवाई। सुधारक पत्रिका जो है ये किसने चलवाई? ये चलवाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर हम बात करते हैं श्री राम वाजपेयी, ये भी एक क्रांतिकारी थे श्री राम वाजपेयी, जिन्होंने 1914 में बॉम्बे यानी बम्बई में एक सेवा, माफ़ कीजिएगा मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक स्काउट्स था, सेवा समिति स्काउट्स, बॉयज़ सेवा समिति स्काउट उसका नाम था, और इसकी स्थापना इन्होंने की थी श्री राम वाजपेयी ने। फिर हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं तो ये इनको जो है तो इन्होंने 1915 में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1928 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ पर? इसकी स्थापना भी इन्होंने कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन रॉय, जिनको जो है तो ये आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा इनको भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी इनको कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। जो राम मोहन रॉय थे इनको एक उपाधि दी गई थी। किसकी? राजा की उपाधि दी थी। किसकी? राजा की उपाधि दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? एक मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड जो है तो इन्होंने इनको राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा इन्होंने जो है तो ये कुछ पत्रिकाएं चलवाई। इनकी पत्रिकाएं हैं संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार। ये पत्रिकाएं किसने चलवाई? ये चलवाई राजा राम मोहन रॉय ने। इसके अलावा इन्होंने तोहफत उल मुबाहिदीन ये पुस्तक भी किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है राजा राम मोहन रॉय ने। तो इनको आप लिख लेंगे। और जो श्री राम वाजपेयी उन्होंने 1914 में बम्बई में 2 मिनट रुक जाइएगा मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं सही कह रहा था कि सेवा समिति बॉय स्काउट्स की स्थापना की थी। किसने? श्री राम वाजपेयी ने, जो कि एक क्रांतिकारी थे। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे और याद भी करते रहेंगे। और ऐसी ही वीडियो जो है तो लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा जब तक आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फ्रेश नहीं होता। तो यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है तो अच्छी से पढ़ाई करें। और जो है तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि एसएससी सीजीएल में जो जीके जीएस का पोर्शन होता है आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप मुझसे पढ़ते हैं। आप ये बात नहीं कि सिर्फ मुझसे पढ़ें, किसी से ही पढ़ें। तो जो टीचर होता है वो अच्छे से पढ़ाता है। अगर आप मुझसे भी पढ़ते हैं तो मैं भी यकीन दिलाता हूँ आपको जो है तो जीके जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? तो नील दर्पण नाटक ये किसने लिखा? तो जो लिखा है दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने जो है तो नील दर्पण एक नाटक लिखा था। दीनबंधु जो है तो एक बंगाली नाटककार थे। और इन्होंने जो है 1860-61 के टाइम पर जो है ये लिखा था। फिर हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और मोतीलाल नेहरू जो हैं तो इन्होंने 1919 अमृतसर का अधिवेशन INC का और 1928 कलकत्ता अधिवेशन INC का, यहाँ पर जो है ये अध्यक्षता की थी इन्होंने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किया।
स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने जो है तो ये चित्तरंजन दास के साथ मिलकर किया था। किसके साथ? चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। जो स्वराज पार्टी है तो स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो है तो इसके पहले सचिव थे। इसके अलावा 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मोतीलाल नेहरू जो है तो ये नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। किसने? नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 में, और इसमें जो है तो डोमिनियन स्टेटस, किसकी? डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी इस नेहरू रिपोर्ट में। तो मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर, 1928 के कलकत्ता का जो आईएनसी का अधिवेशन पर यहाँ पर अध्यक्ष भी बने थे। फिर हम बात करते हैं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास के बारे में मैंने बताया, जिन्होंने जो है तो स्वराज पार्टी की गठन की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। ये चित्तरंजन दास पहले अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू पहले सचिव थे। और जो चित्तरंजन दास हैं ये 1922 का जो गया अधिवेशन था, कौन सा? गया अधिवेशन, गया अधिवेशन था आईएनसी का, यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जिनको भारत की कोकिला कहा जाता है, भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला इनको कहा जाता है। सरोजनी नायडू आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और सरोजनी नायडू जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है ये अध्यक्ष बनी थी। कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में जो है ये अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी, पहली राज्यपाल, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ये जो है 1947 में बनी थी, और 1947 से लेकर 1949 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक इस पद पर, राज्यपाल पद पर ये रही। फिर इसके अलावा द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है सरोजनी नायडू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है? तो क्षारीयता का सही क्रम है, तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए LiOH यानी होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या? लिथियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मैं बोलकर बता देता हूँ, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षारीयता का सही क्रम पूछा गया है। तो क्षारीयता का सही क्रम अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो सीजियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सीजियम हाइड्रोक्साइड ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद आता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है तो ये किस वंश का शासक था? पांड्या, चोल, चालुक्य या पल्लव? तो इसका जो राइट आंसर है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पल्लव वंश। पल्लव वंश का ये राजा था, और पल्लव वंश की जो स्थापना की थी सह विष्णु ने। किसने? सह विष्णु ने जो है इसकी स्थापना की थी। फिर हम बात करें चोल की, तो चोल का है विजयालया चोल, चालुक्य का पुलकेशिन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? तो भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? शिमला, गुलमर्ग, मैसूर या कोलकाता? तो जो भारत का पहला गोल्फ क्लब है ये कब खोला गया था? ये 1928 में खोला गया था, और इसका नाम था कोलकाता, मतलब कलकत्ता रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ये इसका नाम था। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो कहाँ पर? ये कोलकाता में खोला गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो भारत में विदेशी निवेश को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, असंगत नियामक वातावरण, कुशल श्रम की कमी या उपभोक्ता आधार की कमी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत नियामक वातावरण की जो है इस पर चुनौती का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो होली तो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है, लेकिन लठमार होली जो है तो ये कहाँ पर तो मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में लठमार होली मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण
शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? तो जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो इसमें आपको क्या कहा जाता है? कृषि घनत्व, शारीरिक घनत्व, सकल घनत्व या शुद्ध घनत्व। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक घनत्व। क्या? शारीरिक घनत्व इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में है? तो टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसका नाम है, ये पूछा गया है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसका? करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो इसमें है नीरज चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये टाइम मैगजीन की 2021 की सबसे प्रभावशाली लोगों में 100 में से एक हैं ये नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव या जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह, जो कि जुलाई 2023 तक की बात हो रही है। और ये भी देखिए, जैसा कि ये भी बताया था, वो वाला इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स के और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2024 में जो पूछा गया था। नेक्स्ट, कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? तो कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं? तो देखें, पहले हम बात करते हैं थोड़ी काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी, जिसको क्या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कौन सी? रेगुर मिट्टी एंड काली कपास वाली मिट्टी। काली कपास वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और काली कपास वाली मिट्टी, इसको कहा जाता है काली मिट्टी को। और जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी जो है तो ये खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है ये खासकर पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ और राज्य हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इन राज्यों में खासकर पाई जाती है। और जो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी जो है तो लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें जो है तो काली मिट्टी में ये सारी चीज़ें जो है तो ये समृद्ध रूप से यानी भरपूर रूप में पाई जाती हैं। तो काली मिट्टी समृद्ध है, वो कौन अच्छी के लिए कौन से पठार बहुत उपजाऊ? तो ये है डेक्कन लावा पठार। कौन सा? डेक्कन लावा पठार। और जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी गर्मियों में जो है इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है क्योंकि इसमें पानी की कमी हो जाती है। लेकिन जैसे इसको पानी मिलता है तो ये थोड़ी चिपचिपी भी हो जाती है, और लेकिन गर्मियों में जो है इसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है, कौन सा? सॉरी। तो पहला है, वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा, या फिर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, वह लाभ के किसी भी पद पर नहीं रहेगा। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रपति, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो उम्र है ये कितनी? ये 35 वर्ष से होनी चाहिए। कितनी वर्ष से? 35 वर्ष से होनी चाहिए। और जो भारत का राष्ट्रपति है, अब आप ये इसका क्वेश्चन आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो ये आप बताएंगे कमेंट सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है तो मध्य प्रदेश में मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर, अरहर,
जिसको तुअर दाल भी कहते हैं। ये सारी दालें जो हैं तो ये यहाँ पर इसका बड़े आधार पर जो है उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है तो मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी, भारत का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक उद्योग संघ है और 100 नियामक संगठन एसआरओ है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। क्या सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क एक उद्योग संघ और 100 नियामक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, कोशिकीय स्तर का संगठन साइकोन, बिल्कुल सही है। फिर प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का संगठन पेरीमीशियम, ये भी सही है। कोशिका ऊतक स्तर का संगठन जेलीफिश, ये भी सही है। ऊतक अंग स्तर का संगठन यूप्लेक्टेला, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्री को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल है, द्विकोष्ठी फूल, केवल जायंग वाला फूल, केवल पुमंग वाला फूल। तो उभय लिंगाश्री को सर्वोत्तम रूप से जो परिभाषित करता पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था ये 1973 में जो है तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और इस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये कौन थी, ये थी इंदिरा गांधी। अगर हम बात करें हमारे भारत में, तो हमारे भारत में जो है तो कितने, हमारे भारत में 3682 टाइगर हैं। कितने, 3682 बाघ हैं। और हमारे देश में टोटल 58 कितने 58 टाइगर रिजर्व्स भी हैं। और जो हमारे देश में है तो जो प्रोजेक्ट जो टाइगर है, तो टाइगर की जो जनगणना होती है ये 2023 के हिसाब से जो है इसकी जनसंख्या कितनी 3682। जैसे हमारी जनगणना जो है ये हर 10 सालों में एक बार होती है, इसी तरह जो टाइगर्स हैं उनकी जनगणना भी होती है और ये हर 2 साल में कितने, हर 2 साल में जो है ये होती है। और जो लास्ट वाली जनगणना हुई थी ये 2023 में हुई थी और उसके हिसाब से भारत में 3682 जो है तो ये टाइगर हैं और 58 टाइगर रिजर्व है भारत में। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व में कितने 9 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में। इसलिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करेंगे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिगेस्ट, तो भारत में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तो ये है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट तो सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है तो ये है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ये था इसके बारे में। और जो भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, तो भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो है तो ये है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य, जिसकी शुरुआत जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। कहाँ पर, ये उत्तराखंड में है। और अगर हम बात करें टाइगर, तो टाइगर जो है तो टाइगर का वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या, पैंथेरा टिग्रिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और हमारे भारत में हर साल 29 जुलाई को क्या, बाघ दिवस मनाया जाता है, टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्राइड का अपघटन, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, या कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपघटन है ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय, तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी ये 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर, ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, देखिए करंट अफेयर्स का फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो ये जो है तो तमिलनाडु के 2023 तक ये थे एम.के. स्टालिन, और आज के टाइम पर भी जो है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार यानी जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, जिसे शक शासक
डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था। तो कौन सा शख्स शासक था जिसकी उपलब्धियों को जो है तो ये संदर्भित करने के लिए बनाया गया था, उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए तो बनाया गया था रुद्रदमन प्रथम में। कौन शख्स शासक थे? रुद्रदमन प्रथम। और इन्हीं के लिए गिरनार जूनागढ़ में शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बीणा वादक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था। तो मोहन बीणा वादक है पंडित विश्व मोहन भट्ट। इन्होंने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? संगीत कला निधि, ऑस्कर, ग्रैमी या संगीत नाटक अकादमी। तो जीता था इन्होंने कौन सा? ग्रैमी अवार्ड जो है, इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जो है इन्होंने जीता था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करें। और अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं शिफ्ट भी बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।